ओके। तो ये देखे थे कि किस तरह से अनबैलेंसिंग फोर्स से हमारे सामने नज़र आता है, और इसमें सबसे बड़ा रोल ये था कि जितने भी इसमें अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो रहा था रोटेटिंग मास में, ड्यू टू दिस रेसिप्रोकेटिंग मास के चलते हो रहा था। तो पहले वाले जो भी केस था, जितने भी फोर्स लगते थे वहाँ पे ये था कि ये मेरा एम था। ओके, यह मास एम था, और इसी एम के चलते जो मेरा फोर्स इसके ऊपर लगता था, इनर्शिया फोर्स, वो था मेरा एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, प्राइमरी। तो ये इसी फोर्स के चलते ही ये अनबैलेंस हो रहा है। अगर हम लोग इसी मास को बैलेंस कर दें तो इसमें हमारा जो अनबैलेंसिंग है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बैलेंसिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, कहते हैं हमारा अनबैलेंसिंग फोर्स को थोड़ा सा हम लोग रिड्यूस कर सकें। तो एक तो बात हो रही थी, जितने भी अनबैलेंसिंग फोर्स इसमें क्रिएट हो रहा था वो इसी मास के चलते हो रहा था। अगर इसी को हम लोग बैलेंस कर दें तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा मिनिमाइज़ किया जा सकता है। यही हमारा मेन यही इसी तरह से हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। इस फिगर्स में हम लोग जो देखा करते थे कि ये एक कनेक्टिंग रड था, और क्योंकि इस कनेक्टिंग रड को मॉडिफाई करने के लिए सबसे बड़ा टारगेट होगा कि हम ये क्रैंक पिन है। ओके, क्रैंक पिन में भी एक मास ऐड करते हैं। ओके, ये तो मेरा मास है ही एम, इसी इक्विवेलेंट का मास इसमें हम ऐड करते हैं। हाउ और क्यों ऐड करते हैं? इसके लिए ये एक हो गया कनेक्टिंग रड जिसका मास m है, टोटल मास ऑफ द कनेक्टिंग mc कर देते हैं, mc ऑफ कनेक्टिंग रड। इसका सेंटर ग्रेविटी लाई करेगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायनेमिक्स इक्विवेलेंट ऑफ मास। थ्योरी ऑफ मशीन्स का एक चैप्टर होता है टॉपिक्स में। इसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को हम दो इक्वल मास में बांट सकते हैं, जैसे कि ये एक रड हुआ और एक मास को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, जो कि ये जो मास होगा m1 और m2 इज इक्वल टू मास ऑफ कंडक्टिंग रड, इज द फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज। दूसरा, ये एक दूसरे का इक्विवेलेंट याद रखोगे, ये टोटल मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें चारों तरफ से इसके अंदर, तो इसका सेंटर लाइन यहाँ पे करेगा। ओके, और यहाँ पे ये पूरा मास इसका और यहाँ पे मास को कंसंट्रेट कर दिया गया है। ओके, और लगभग ये जो है वो मास लेस है, और इसका प्रॉपर्टी होना चाहिए कि दोनों मास इस मास के बराबर होगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका होगा अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, it should be equal to the moment of inertia of such type of masses. Okay, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जहाँ पे लाई करेगा वो चीज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी वही चीज़ लाई करेगा। तीसरा, जो मोमेंट लेंगे इसके अबाउट हम लोग, वही होगा जो मोमेंट इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब अगर इस चीज़ को मान लो सपोज ये चीज़ है जिसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ओके, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कितना ये रेसिस्ट कर सकता है, जिस हिसाब से ये रेसिस्ट करेगा उतना ही रेसिस्ट अगर दो मास यहाँ पे ऐड कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो मास हम यहाँ पे ऐड कर दिए, दो मास। ओके, और इसका मास लगा मास लेस हो गया, तो यहाँ पे m1 यहाँ पे m2 घुमाएंगे तब भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो बिना मास का था। लुक लेंथ, तो ये हो गया में मास डायनेमिक इक्विवेलेंट, हम ऐसा कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे हमारा एक मास जो मास ऑफ पिस्टन था, जो यहाँ पे मास यहाँ पे यूज़ किया गया था, तो एक जो कनेक्टिंग रड था इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए। और क्यों ऐसा करने पे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अगर हम सिर्फ कनेक्टिंग रड यूज़ करते, इसमें हम लोग है कनेक्टिंग रड यूज़ करते हम लोग यहाँ पे करते इस यहाँ पे कनेक्टिंग रड यूज़ करते हैं, तो इसका तो सेंटर मास यहाँ पे लाई करता, अगर यहाँ पे दो मास ऐड नहीं करते तो। और ये जब ये रोटेट करता है मेरा इधर से इधर रोटेट करता थीटा के हिसाब से, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता,
क्योंकि हमेशा सेंटर पे लाई करता है, सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर ग्रेविटी पे फोकस करता है। और प्लस ये जो लिंक होता है इसमें एंगुलर मोशंस भी होता है, तो एंगुलर मोशंस अबाउट दिस वन। ओके, क्योंकि क्योंकि जिसका जी तो लाई यहाँ पे कर रहा है। उसी तरह से ये जो भी लिंक है इसका भी लिंक का मास हम लोग देखो ऐसा मास एडजस्ट किए हैं कि इसका मास और यहाँ पे हमारा हो गया है। तो ये तो मेरा बैलेंस हो गया कि यहाँ पे एक मास किए, एक मास यहाँ पे किए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कनेक्टिंग रड हुआ इसका तो बस मास एक ही यहाँ पे ऐड किए हैं इसके हिसाब से, जबकि इसका भी जी यहाँ पे लाई करता मेरा है। तो इस पर भी क्या हमारा एक सेंटीग्रेड फोर्स यहाँ पे लगाता और यहाँ पर रोटेशन फोर्स लगाता। तो ये इसीलिए इस चीज़ को हम हटाकर एक मास इक्विवेलेंट यहाँ पे दोनों को लगा दिए हैं, ताकि इस चीज़ को बैलेंस कर सके, इस चीज़ को मिनिमाइज कर सके, इसको इनर्शिया फोर्स जो यहाँ पे ये चीज़ है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा मेरा, क्योंकि एक वही मास का यहाँ पे भी लगा दिया गया है। ओके, वही मास का यहाँ पे भी लगा दिया गया है। तो यहाँ पे जो अब लगेगा कितना होगा, ये मेरा रेडियस हो गया आर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? दिस इज द एक्टिंग दिस फोर्स। बट ये फोर्स जो लगा मेरा, तो इसको अब जो फोर्स इधर लगा तो इसको लगाने से हुआ क्या चीज़ कि अभी मैं बैलेंस नहीं हुआ, तो हम लोग एक काउंटर मास, अब क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पहले केस में मास नहीं था, अब मास ऐड किए हैं, ये रोटेट करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्रैंक पिन मास, क्रैंक पिन मास। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा एक तो एक्विवेलेंट हम लोग जस्ट इसके उल्टा एक मास ऐड करेंगे, यहाँ पे मास ऐड करेंगे जो कि यहाँ पे भी हमें लगाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, इट हैज़ टू कंपोनेंट, एक दिस वन एंड एक दिस वन। ओके, तो दिस इज बिकम एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। Okay, and this become mr omega square sin theta. So this is balanced। तो देखोगे जो ये चीज़ हमारा था एक फोर्स जो इसके ऊपर जो F21 लग रहा था इधर, इसको बैलेंस कर रहा है मेरा कौन, एफ एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, दैट इज दिस डायरेक्शंस। तो हम मिनिमाइज़ किए, हम बिल्कुल एलिमिनेट नहीं किए इस चीज़ को, हम है ज़ीरो नहीं की, हम है कि एक काउंटर मास हम ऐड कर दिए यहाँ पे हैं कि ताकि ये चीज़ बैलेंस हो गई। लेकिन इस मैकेनिज्म में मेरा एक चीज़ अभी भी अनबैलेंस रह गया, दिस द वर्टिकल फोर्स। ये भी अभी हमें अनबैलेंस हुआ। अब ये तो बैलेंस कर दिए लेकिन अब ये मेरा अनबैलेंस हो गया। तो मतलब ये हुआ कि हम मैकेनिज्म में जिस चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, तो एक जगह बैलेंस कर रहे हैं तो दूसरी जगह फिर से अनबैलेंस हो जा रहा है, लेकिन मिनिमाइज़ किया गया है। इसका इम्पैक्ट इसके हिसाब से अब थोड़ा सा बैलेंस्ड हुआ, हल्का हुआ है। तो ये था मेरा कंडीशंस जो कि मास को ऐड करने पर हम लोग काउंटर मास दिया गया ताकि ये बैलेंस हो सके। ओके, और कहाँ पे मास दिया गया? मास दिया गया है मेरा है एक काउंटर मास यहाँ पे दिया गया है इसके रिस्पेक्ट में। अब है कि ये फोर्स कहाँ कहाँ मेरा ज़ीरो हो सकता है। ओके, और ये जो फोर्स हुआ ये क्या है? अनबैलेंस वर्टिकली है। ये जो लाइन ऑफ स्टॉक होता है, जो मूवमेंट होता है लाइन ऑफ स्टॉक, उस पर ये मेरा वर्टिकली काम करता है। और ये जो अनबैलेंस कब कब ज़ीरो होगा? ये अनबैलेंस ज़ीरो होगा जब थीटा इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब जब यहाँ पे होगा तब, जब ये घूमेगा तो यहाँ पहुँचेगा तो ज़ीरो, जब थीटा इज इक्वल टू 180 पहुँचेगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो ज़ीरो। लेकिन मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर होगा, तो ये चीज़ अनबैलेंस मैक्सिमम होगा। तो हम इस मास को जो ऐड किए हैं, इस ऐड करने से ये जो मास यहाँ पे ऐड किए हैं, पहले क्रैंकिंग पे मास ऐड किया गया, तो हम कितना मिनिमाइज़ किए? क्या पूरा मिनिमाइज़ किए? नहीं, बिल्कुल पूरा मिनिमाइज़ नहीं किए, कुछ हम परसेंटेज मिनिमाइज़ किए होंगे। तो वही माना गया कि एक सी है, लेट सी इज द फ्रैक्शंस ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मास।
ओके, तो बैलेंस्ड जो मेरा प्राइमरी फोर्स जो बैलेंस हुआ है वो हो गया सी एम आर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये बैलेंस हो गया प्राइमरी। और इसका इतना परसेंटेज फ्रैक्शंस हुआ, तो कितना फ्रैक्शंस हुआ तुमको अनबैलेंस लग गया, तो प्राइमरी का कितना, क्योंकि पूरा बैलेंस तो नहीं किया, तो ये इतना बैलेंस किया है, इतना बैलेंस किया है, तो कितना अनबैलेंस हुआ है, तो प्राइमरी अनबैलेंस्ड कितना हुआ 1/c मास आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि सी का इतना परसेंटेज हुआ तो 1 माइनस इतना अनबैलेंस हुआ, तो इसके चलते अनबैलेंस क्या क्रिएट हुआ, एक तो ये भी अनबैलेंस क्रिएट हुआ, तो न्यू यहाँ पे कर दी, न्यू अनबैलेंस क्या हो गया मास ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो टोटल अनबैलेंस कितना हुआ, तो दिस एंड दिस, बिकॉज द फर्स्ट वन इज वर्टिकली, ओके, और इसको बैलेंस बस इतना ही कर पाया है, ओके, तो √1 - c यूजिंग हाइपोथेलेमस फॉर्मूला, इसका स्क्वायर प्लस c ओके नोट सी किया, क्योंकि ये इतना बैलेंस किया सी का, तो इतना मैंने अनबैलेंस किया सी का, सी फ्रैक्शंस का। ये चीज़ ओके, तो ये इतना बैलेंस किया था, इसको यूज़ करने पे इतना मास का, तो वही मास तो मेरा ये यहाँ पे भी ऐड होगा अनबैलेंस का, तो इतना मेरा अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हुआ। ओके, ना लास्ट वन इज दैट इम्पॉर्टेंट कि जो मास को जो बैलेंस किया क्रैंक पिन का यूज़ करके, तो कितना बैलेंस किया मास पे, तो मास टू बी बैलेंस्ड एट क्रैंक पिन, क्रैंक पिन में कितना मास दिया गया होगा, तो हम लोग पहले तो एक मास होगा क्रैंक पिन का, ओके, जिसको बोल सकते हो रोटेटिंग मास, क्योंकि क्रैंक पिन क्या हमारा एक रोटेटिंग पार्ट है, तो रोटेटिंग पार्ट जो मेरा घूम रहा है उस हिसाब से मेरा सी फ्रैक्शंस, ओके, मास ऑफ द रेसिप्रोकेट, इतना ही इसका मास तो बैलेंस किया गया है, सी इतना फ्रैक्शन है, और प्लस मास ऑफ द पिन, द कनेक्टिंग पिन, तो इतना ही मास हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं, ओके, मतलब इतना ही मास मेरा बैलेंस हुआ है, मतलब इतना ही मास को हम बैलेंस कर सकते हैं, क्रैंक पिन पे इतना ही मास ऐड करेंगे हम लोग। अब एग्जांपल क्या इसको समझ लेते हैं कि मान लो कि जो मेरा ये जो मेरा इवॉल्विंग पार्ट है इसका मास 40 kg है, ओके, और जो रेसिप्रोकेटिंग कर रहा है उसका मास 30 kg है, ओके, ये चीज़ मेरा घूम रहा है, और 60% जो है मेरा है 60% वो रिवॉल्विंग मतलब कि रेसिप्रोकेटिंग का हम लोग बैलेंस कर पा रहे हैं, ओके, 60% किसका, इसका ही मास को बैलेंस कर पा रहे हैं, तो क्या होगा मेरा जवाब कि तो कितना मास होगा क्रैंक पिन पर, तो सी फ्रैक्शन मतलब 0.6 × 30 + 40, ये मास ऑफ रोटेटिंग पार्ट एंड दिस मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग एंड दिस परसेंटेज को हम बैलेंस किए हैं, ठीक है ना, है, तो इसी को बैलेंस किए हम लोग हैं, ओके, तो यहाँ पे हम ऐड कर दिए हैं, तो इसका एप्रो जितना भी आंसर आएगा वो तुम देख लो कितना, मतलब रैंडम मान लेते कहते हैं कि इसका एक्स 18 80 18 40 8 5 तो 58 kg, तो 58 kg इसका जवाब होगा, ओके, जो इतना ही मास को बैलेंस हम लोग कर सकते हैं, ओके, तो ये मास को मेरे पास जो है जो क्रैंक पिन पर हम यूज़ किए हैं, क्रैंक पिन इतना मास को बैलेंस किए हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक उल्टा मास देना पड़ेगा, ओके, उल्टा मास, तो उल्टा मास कितना देना पड़ेगा, तो सिंपल यहाँ पे होगा कि एक यूज़ करते फॉर्मूला mc/rc इंटू ये जो बैलेंस हुआ 58 kg, इसका जो डिस्टेंस होगा, जैसे क्या हो गया, ये r हो गया, तो ये मेरा r, ये r हो गया, ये मेरा r हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा जवाब निकल गया।
ओके दिस वन।